हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हम जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस है उसकी एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डेली जो एक टॉपिक रहेगा उस पे हम जो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक पे वो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजनीतिक सिद्धांत है, उस पे रहेगा। राजनीतिक सिद्धांत पे जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पे पीछे के सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आप हमारी इस सीरीज से जुड़िए, जिससे आपका जो यूजीसी नेट के पिछले सालों के और आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। यह उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन है मार्क्सवाद से, गांधीवाद से, उदारवाद से या फासीवाद से। तो राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। यह किस दृष्टिकोण से संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदारवाद। अब इसकी व्याख्या है वो देखते हैं। व्याख्या भी मैंने आपके साथ ही आंसर के साथ ही लिख दी है, जिससे आपको रीड करने में आसानी हो और आपको क्वेश्चन है वो समझने में आसानी हो। तो व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित था। इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति है और संपूर्ण सामाजिक विकास निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर निर्भर करता है। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी मनमर्जी और स्वेच्छाकारी शक्तियों, विशेषकर राज्य की मनमानी शक्ति से मुक्त कराना था जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं थी। इस संदर्भ में उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन किया। उदारवाद ने अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का निर्माण व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में किया। तो उदारवाद है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं है? ऑप्शन है जीवन स्तर का उन्नयन करना, श्रम कानून बनाना, सामाजिक न्याय प्रदान करना, धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। तो निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्यों के कार्यों का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था, कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, समाज सुधार और आमोद प्रमोद की सुविधाएं, ये हैं वो कल्याणकारी राज्य की प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी समाप्त करना कार्य नहीं है। ऑप्शन है पुलिस राज्य का, समाजवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो बेरोजगारी समाप्त करना है वो किसका कार्य नहीं होता है? तो राइट आंसर है पुलिस राज्य का। इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं। भारतीय संविधान ने जो नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए हैं वे सब के सब भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही हैं। राज्य से निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, बच्चों और नवयुवकों की शोषण से तथा नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा, सबको शिक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व किसी कारण से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा आदि ये कार्य हैं वो भारतीय संविधान ने राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान के अंदर उसके अंदर लिखा गया है। तो जो बेरोजगारी समाप्त करना है वो समाजवादी राज्य और कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है, पुलिस राज्य का कार्य है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। तो सामाजिक प्रजातंत्र है वो किस पे आधारित है? समानता की प्रतिबद्धता,
कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, या उपरोक्त सभी पर। तो सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है, इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। यानी सामाजिक प्रजातंत्र है वो समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर और सामाजिक न्याय के आदर्शों, इन सभी पर आधारित होता है। अब इनकी व्याख्या है वो देखते हैं। प्रजातांत्रिक समाज के अन्य प्रमुख विचारक 20वीं सदी के प्रबुद्ध मनासी हेराल्ड लास्की हैं। लास्की अपने विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक और आर्थिक समानता के उपासक थे। लास्की समानता के साथ साथ स्वतंत्रता के भी उपासक थे। उनके समाजवाद का मूल आधार सामाजिक न्याय की भावना थी। उनकी सामाजिक न्याय की भावना में आर्थिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता दोनों की बातें निहित हैं, और दोनों की जो प्राप्ति है वो प्रजातांत्रिक समाज से ही हो सकती है। जो प्रजातांत्रिक समाजवाद होता है वो लोक कल्याण राज्य की स्थापना पे जो बल है वो देता है। तो ये सभी जो हैं वो सामाजिक प्रजातंत्र पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से यह वक्तव्य संबंधित है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रेतक सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत? तो जो राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर संबल के नियंत्रण का परिणाम है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है शक्ति का सिद्धांत। बल सिद्धांत के अनुसार राज्य उच्चतर शारीरिक बल का परिणाम है। राज्य का आरंभ बलवानों द्वारा कमजोरों को अधीन कर लेने से होता है। तो शक्ति का सिद्धांत होता है कि जो बलवान होते हैं वो कमजोर वर्ग को अपने कंट्रोल में है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विश्वास है कि राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है? अरस्तु, मिल, ग्रीन, या बेंथम? तो किसका विश्वास है कि राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनाना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को प्रतिबंधित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाज विज्ञान में अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, या ये सभी? तो इनमें से कौन समाज विज्ञान में अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो ये सभी हैं, यानी पेरेटो, मोस्क, मिचेल्स, ये सभी इस सिद्धांत को मानते हैं। पेरेटो, मोस्का, मैक्स वेबर और मिचेल्स आदि के द्वारा अभिजन वर्ग की जिस धारणा का प्रतिपादन किया गया वह लोकतंत्र की सामान्य धारणा के विरुद्ध नहीं है। उनका मौलिक और मुख्य स्तंभ तो समाजवाद, विशेषतः मार्क्सवादी जो समाजवादी है वो है। अभिजन धारणा के प्रतिपादन में उपरोक्त लेखों का उद्देश्य ही यथार्थवादी विज्ञान का सर्जन करके मार्क्सवादी समाजवाद का खंडन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है और न साध्य है। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो इसकी व्याख्या है वो देखते हैं। उदारवादी व्यक्ति को साध्य और राज्य या समाज को साधन मानता है। उदारवादियों का मानना है कि संस्थाएं जो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं होती है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति संस्थाओं के लिए नहीं। टी.एच. ग्रीन का स्पष्ट मत है कि राज्य नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वह उसके मार्ग को अवश्य प्रशस्त कर सकता है। राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करके उसके मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और इसे प्रशस्त करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय उदारवाद समर्थक हैं। ऑप्शन, ऐसे राज्य का जो मात्र चौकीदार हो, दूसरा व्यक्तिवाद का, कल्याणवाद का, या खुले बाजार का। आपको इनमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, ए, बी, सी और डी। तो जो शास्त्रीय उदारवाद समर्थक हैं इसमें से जो राइट आंसर है वो है डी, 1, 2 और 4। यानी ऐसे राज्य का जो मात्र चौकीदार हो, व्यक्तिवाद और खुले बाजार, ये तीनों हैं, ये शास्त्रीय उदारवाद के समर्थक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति पर आधारित है। ये 17वीं एवं 18वीं शताब्दी की देन है। इनके जो प्रमुख समर्थक हैं वो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और मार्क्स हैं। जे.एस. मिल की प्रारंभिक रचनाओं और लेख भी व्यक्तिवादी या नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं।
इसके अन्य प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, समनर, लूथर, मिल्टन, जॉन लॉक, स्पिनोजा, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, फ्रीमैन, विलोबी, पेन आदि। शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति को महत्व देता है। शास्त्रीय या परंपरागत उदारवाद के दार्शनिक आधार हैं लेसेफेयर अर्थात व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र प्रतियोगिता, और पुलिस राज्य अर्थात राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसका मुख्य कार्य रक्षा करना और मर्यादित करना है, नव पोषण करना और समुन्नत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तक्षेप जो लेसेफेयर है इसकी नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेश नीति, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति या धार्मिक नीति? तो हस्तक्षेप की नीति किस राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आर्थिक नीति से। परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद लेसेफेयर अथवा जो हस्तक्षेप की नीति है वो विश्वास करता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह स्वयं अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यह व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है। जो एडम स्मिथ है उनका कहना है कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़ दिए जाएं तो अधिक समृद्ध होते हैं। तो उन्होंने आर्थिक नीति में हस्तक्षेप की नीति है उसको माना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप हमारी सीरीज से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर हैं वो मिल सके। हम कंप्लीट सीरीज करेंगे जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कवर करेंगे और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।